डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग इरोगडोव का प्रॉब्लम 1.29 लेने जा रहे हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये काइनेमेटिक्स 2D और सर्कुलर मोशन इन दोनों के कंबाइंड कंसेप्ट्स पर बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। A body is thrown from the surface of the earth at an angle of alpha to the horizontal with initial velocity v naught. Assuming the air drag to be negligible, find the time of motion. Part B, the maximum height of ascent and the horizontal range. At what value of alpha they will be equal to each other. Part C, the equation of trajectory y as a function of x, where y and x are displacements of the body along the vertical and the horizontal respectively. Part D, the curvature of radii of trajectory at its initial point and at its peak. ये क्वेश्चन है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, फिर उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन से लर्न कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूं कि आपने ट्राई कर लिया होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन, पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। तो कंडीशन हमको ये दी हुई है कि एक पार्टिकल, मान लीजिए ऐसे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हमने बना लिए, हमने इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है एट एन एंगल अल्फा। तो पार्टिकल की कुछ इस तरीके की ट्रेजेक्ट्री होगी, हमको उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, काइनेमेटिक्स 2D के बेसिक्स में ये कराया जाता है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि वर्टिकल डायरेक्शन में एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देते हैं। हमको पता है कि पार्टिकल की वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो वी नॉट साइन अल्फा होगी, है ना। तो वर्टिकल और वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो, क्योंकि पार्टिकल ने ग्राउंड से स्टार्ट किया है, ग्राउंड पे आ गया है पार्टिकल। तो हम एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वर्टिकल में लगा देते हैं। तो ये इक्वेशन बनेगी। ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, इसलिए जी की वैल्यू हमने नेगेटिव रख दी है। इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपके इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट ही आ जाता है। ठीक है, मैं होप कर रहा हूँ ये आपको पहले से पता भी रहा होगा। तो ये हमारे पास में टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। फिर सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि रेंज और मैक्सिमम हाइट ये किस एंगल पे बराबर होंगे, प्लस रेंज और मैक्सिमम हाइट की वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए भी पूछा जा रहा है। तो जनरली ये प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिक्स में पढ़ाया जाता है कि रेंज और मैक्सिमम हाइट को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे इजीली। तो हम लोगों ने यहाँ पे रेंज और मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूलों को डायरेक्टली यूज कर लिया है। तो देखो, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ये होता है काइनेमेटिक्स 2D में, रेंज का फॉर्मूला ये होता है। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं तो टेन अल्फा की वैल्यू 4 आ जाती है, अल्फा की वैल्यू आ जाती है टेन इनवर्स 4। ठीक है, तो अगर आपको ये भी हिंट चाहिए कि रेंज और मैक्सिमम हाइट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम रेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। रेंज की वैल्यू होगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यानी कि वी नॉट कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो उसको जब आप यहाँ पे रखेंगे तो आपको रेंज मिल जाएगी। वी नॉट कॉस अल्फा क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल में पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वी नॉट कॉस अल्फा, और टाइम पीरियड अगर उसको टी लगा है, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी वो हो जाएगी वी कॉस अल्फा इंटू टी। और ये है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर हम लगा देते हैं वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वी नॉट, और हमको पता है हाईएस्ट पॉइंट पे वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो होगी, तो हम लिख सकते हैं जीरो स्क्वायर माइनस वी नॉट साइन अल्फा होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू माइनस जी मल्टीप्लाइड बाय एच मैक्स। तो यहाँ से हमारे पास में एच मैक्स का फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। तो रेंज और एच मैक्स के फॉर्मूले जब डिराइव हो गए और जब आप इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो आपके पास में जो वैल्यू ऑफ अल्फा है वो आ जाती है टेन इनवर्स 4। यानी कि अगर आप इस एंगल पर पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम हाइट और रेंज बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। पार्ट डी में ये पूछा गया था। फिर पार्ट सी में बोला गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को डिराइव कर दो। तो देखो, हमको पता है कि पार्टिकल के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के अंदर जो रिलेशन होता है उसको हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहते हैं। तो पार्टिकल को जो टाइम पीरियड, सॉरी, पार्टिकल का जो किसी भी टाइम टी पर जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो हम लोग बोल सकते हैं वी वी नॉट कॉस अल्फा इंटू टी हो जाएगा। जो वाई कोऑर्डिनेट होगा पार्टिकल का वो हो जाएगा वी नॉट साइन अल्फा इंटू टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है ना। इन दोनों इक्वेशंस को आप यूज करते हैं तो आपके पास में ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ जाती है। टाइम को एलिमिनेट कर दीजिए, आप सॉल्व करते हैं तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ जाती है। काइनेमेटिक्स 2D में ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने डिटेल में पढ़ाए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो काइनेमेटिक्स 2D के अगर आप और ज्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं और कंसेप्ट्स और प्रॉब्लम्स और आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने काइनेमेटिक्स 2D की प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड किया है, तो वहां पर जाकर के आप काइनेमेटिक्स 2D को और फर्दर लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट डी के अंदर हमसे पूछा गया है कि पार्टिकल की जो ट्रेजेक्टरी होगी इसमें पॉइंट वन पर यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पर और पॉइंट टू यानी कि पीक पॉइंट पर हमको बताना है रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना कितना होगा। ठीक है, हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉइंट वन और टू पर बताना है।
ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैं आपको दो मेथड्स बताऊंगा। ठीक है, ये जो पार्ट डी है ये इसका मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है। पहले तीन पार्ट्स तो इन जनरल बच्चे कर पाते हैं, वो इजी पार्ट्स। पार्ट डी इसका ज्यादा अच्छा पार्ट है। तो देखो, पार्ट डी को हम दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तो तरीका है कि सर्कुलर मोशन के हम लोग कॉन्सेप्ट्स को यूज करके करें। दूसरा तरीका है कि हम रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है एक स्टैंडर्ड, उस फॉर्मूले को यूज करके करें। ये दो फॉर्मूले, ये दो मेथड है, इनको यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला मेथड है सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट्स को यूज करके। ठीक है। हमको पता है सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट से कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है किसी भी पॉइंट पर, वो होता है पार्टिकल की उस पॉइंट पर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय नॉर्मल एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है? जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसको हम लोग नॉर्मल एक्सेलरेशन बोलते हैं। यानी कि पॉइंट वन पर अगर हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? पार्टिकल की वेलोसिटी का होल स्क्वायर यानी कि वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है पार्टिकल पे? केवल ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन केवल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। उस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा, उससे अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। तो यहाँ पे जी कॉस अल्फा जो है वो होगा नॉर्मल एक्सेलरेशन, क्योंकि वो वी नॉट के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है। तो आर वन की वैल्यू हमारे पास में डायरेक्टली आ गई इस डेफिनेशन से, वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी कॉस अल्फा। कितना आसान हो गया। इसी तरीके से पॉइंट टू पर अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो वहां पर भी हम यही फॉर्मूला लगा सकते हैं, वी नॉट कॉस अल्फा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नॉर्मल एक्सेलरेशन। और नॉर्मल एक्सेलरेशन यहाँ पे जी है पॉइंट टू पर, तो हमको पॉइंट टू पर भी रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल गया डायरेक्टली, वी नॉट कॉस अल्फा होल स्क्वायर अपॉन जी। कितने आसानी से सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट से पॉइंट वन और टू पर रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गए। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो सर्कुलर मोशन वाले कंसेप्ट से तो हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। अब हम इसका दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड है रेडियस ऑफ कर्वेचर के स्टैंडर्ड फॉर्मूले को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है। तो वो मेथड जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन आपको वो करना आना चाहिए, इसलिए मैं आपको मेथड टू में उसको भी बता रहा हूं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है वो ये है। किसी भी पाथ के किसी भी पॉइंट पर अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो वो इस फॉर्मूले से आ जाता है। ये बात आपको पता होगी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो किसी भी कर्व के एक पॉइंट की प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि हर पॉइंट पे अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर हो सकता है। ठीक है। तो अगर आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है y एज अ फंक्शन ऑफ x, तो अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो आप उस फंक्शन के किसी भी पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, अगर हम इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज करें तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए कंडीशन ये है कि आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पता होनी चाहिए, यानी कि y एज अ फंक्शन ऑफ x आपको पता होना चाहिए। तो वो हमने ऑलरेडी निकाला था पिछले पार्ट में, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ये तो हमको पता ही है, जो हमने डिराइव की है। तो इसको हम लोग यूज करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हमको फॉर्मूले में डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स टू दोनों चाहिए, तो हम पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल के रख लेते हैं। तो इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास में डी वाई बाई डी एक्स ही आ जाएगा। अगर आप इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू आ जाएगा, उसकी वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है ना? तो हमको पता है कि पॉइंट वन कौन सा पॉइंट है? स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों जीरो होंगे, और जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां पे एक्स की वैल्यू क्या होगी? रेंज बाय टू, और वाई कोऑर्डिनेट होगा मैक्सिमम हाइट। ठीक है ना? ये बातें भी आपको पता है। तो हम क्या करेंगे कि वन और टू के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग यूज करेंगे इन इक्वेशंस में, डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स टू को यूज करेंगे, और हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉइंट वन और पॉइंट टू दोनों पर मिल जाएंगे। ये वन और टू है स्टार्टिंग पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है। अब हम आते हैं पॉइंट वन पर। ठीक है। तो पॉइंट वन पर जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होगी वो सिंपली टेन अल्फा आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अब देखो डी वाई बाई डी एक्स की क्या वैल्यू है, इसमें आप जीरो रख दोगे एक्स की जगह, तो आपके पास में डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू टेन अल्फा आ जाएगी। डी टू वाई बाई डी एक्स टू, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगी। ये तो कांस्टेंट है तो ये तो फिक्स ही रहने वाली है पॉइंट वन और टू दोनों में। तो अगर आप इसको आर रेडियस ऑफ कर्वेचर के फॉर्मूले में फिट कर देते हो तो आपके पास में ये एक्सप्रेशन बनेगा। ठीक है ना? और हमको पता है कि वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा होता है। इसको अगर हम यूज कर लेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करने पे ये हमारे पास में ये रिजल्ट आ जाता है। ठीक है। तो देखिए, ये जो रिजल्ट है यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो हमारा मैच कर गया, जो हमने मेथड वन में किया था रेडियस ऑफ कर्वेचर वही यहाँ पे आ रहा है, लेकिन एक नेगेटिव साइन भी आ रहा है। नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है? इसको हम लोग समझते हैं कि इसका इंट्यूटिव मीनिंग क्या है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, देखो यहाँ पर वो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आएगा वो कहीं इस लाइन पर जाकर के यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा। रेडियस है तो सेंटर भी होगा। तो क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसलिए वो नेगेटिव आ रहा है। जैसे हाईएस्ट पॉइंट पे भी आप देखोगे वो नेगेटिव आएगा, यहाँ पे आर टू आएगा। तो आर टू जो आएगा वो भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि वो कॉन्केव डाउनवर्ड्स आ रहा है। जैसे अगर मान लीजिए आपका कर्व इस तरीके का है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर नीचे के डायरेक्शन में है तो वो नेगेटिव आएगा।
अगर ये कर्व आपका ऐसा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऊपर के डायरेक्शन में होगा, तो वो पॉजिटिव आएगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव जो है यहाँ पर केवल सेंस बता रहा है कि जो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो डाउनवर्ड ओरिएंटेड है, वो अपवर्ड ओरिएंटेड नहीं है, इसलिए नेगेटिव साइन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव का ये मीनिंग है यहाँ पर। अब हम करते हैं पॉइंट टू पर रेडियस ऑफ कर्वेचर इस फॉर्मूले से। तो पॉइंट टू पर जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमको पता है रेंज बाय टू होगा। तो अगर आप इस एक्स कोऑर्डिनेट को, और रेंज का फॉर्मूला हमको पता ही है, हमने पहले डिराइव किया था, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी, है ना। तो अगर अपन इसको यहाँ पर यूज कर लेते हैं, तो आप इस फॉर्मूले में यूज करके आप पाएंगे कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो आ जाएगी। देखो इनफैक्ट ये चीज आप इंट्यूटिवली भी देख सकते हो, इसको मैथमेटिकली डिराइव करने की भी जरूरत नहीं है। हमको पता है कि अगर पार्टिकल की ये कुछ इस तरीके का कर्व है तो हाईएस्ट पॉइंट पे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो ही होने वाला है। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और वो हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो होने वाला है, तो हमको वैसे ही पता था कि ये जीरो आना है। लेकिन हमने मैथमेटिकली भी इसको प्रूव कर दिया कि ये जीरो है। ठीक है, फिर डी टू वाई बाई डी एक्स की टू की वैल्यू तो फिक्स थी, वो तो यही है। तो यानी कि अगर आप इन दोनों डेटा को अगर फिट कर देते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर के फॉर्मूले में, तो आपके पास में हाईएस्ट पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाता है आर टू, जिसकी वैल्यू आ जाती है ये। ठीक है, तो देखो ये वहां पे भी नेगेटिव साइन आ रहा है, नेगेटिव का वही मीनिंग है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में है। ठीक है, क्योंकि कॉन्केविटी इसकी डाउनवर्ड्स है इस कर्व की। तो सारे के सारे आंसर मैच कर गए। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम क्लियर हो गया होगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, स्पेशली डी पार्ट। मैंने देखा है अक्सर स्टूडेंट्स पार्ट ए बी सी तो कर लेते हैं, पर पार्ट डी को वो नहीं कर पाते। पार्ट डी को अगर वो करते भी हैं तो जनरली किसी एक मेथड से करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको दो मेथड इस क्वेश्चन को करने के बताए हैं, प्लस मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से ये पॉजिटिव नेगेटिव का क्या मीनिंग है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग अच्छा एक चीज मैं आपको और बोलना चाहता था कि अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर का डेरिवेशन देखना है, ये जो बड़ा फॉर्मूला है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, अगर आपको इसका डेरिवेशन देखना है तो इसका डेरिवेशन भी मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड किया है। सर्कुलर मोशन जो चैप्टर है उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके अंदर इसका डेरिवेशन अवेलेबल है। उसकी सर्कुलर मोशन की प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग सिमिलर कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम्स के साथ में मिलेंगे आने वाले वीडियोस में। थैंक यू, बाय।